पिछली बार हमने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात की थी और देखा था कि बैंक्स इस पैसे को कंट्रोल करने वाली पूरी मशीन का कितना अहम हिस्सा है। लेकिन आज इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही बुनियादी पॉइंट पर आते हैं। आखिर बैंक का असली काम क्या है? हमारे दिमाग में बचपन से ही एक गुल्लक वाली इमेज सेट होती है। मतलब बैंक एक ऐसी सेफ जगह है, एक बड़ी सी तिजोरी है जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई जमा करते हैं और बैंक बस उसकी रखवाली करता है। लेकिन सच बताऊं तो सच्चाई इससे बहुत बहुत अलग है। और ये सच्चाई हमारे एक बहुत बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। आमतौर पर सबको यही लगता है कि बैंक एक बिचौलिए यानी मिडलमैन का काम करते हैं। जैसे किसी ने पैसा जमा किया और बैंक ने वही पुराना पैसा उठाकर किसी और को लोन पर दे दिया। लेकिन नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्न बैंकिंग ऐसे काम नहीं करती। असलियत यह है कि जब बैंक लोन देते हैं तो वो सिस्टम में बिल्कुल नया पैसा बनाते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, है ना? तो इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 97%। जी हाँ, हमारी इकोनॉमी में जितना भी पैसा घूम रहा है उसका 97% हिस्सा सिर्फ डिजिटल बैंक डिपॉजिट्स हैं। ये वो फिजिकल नोट या सिक्के नहीं हैं जो सरकार छापती है। ये सारा पैसा कॉमर्शियल बैंकों द्वारा खुद बनाया गया है। तो ये जादू आखिर होता कैसे है? इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले इसके मुख्य खिलाड़ियों को जान लेते हैं। पहला, लोन लेने वाले लोग या बिजनेस। दूसरा, हमारे कमर्शियल बैंक्स जहां हम और आप अपने अकाउंट खोलते हैं। और तीसरे, रेगुलेटर्स, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो बैकग्राउंड में रह के इस पूरे सिस्टम पर नजर रखते हैं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए किसी को घर खरीदना है। वो सबसे पहले बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करेगा। फिर बैंक उसकी इनकम, रूल्स और रिस्क चेक करेगा। अगर सब ठीक रहा तो बैंक लोन पास कर देगा और उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डाल देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच है, ये जो पैसे उसके अकाउंट में आए ना, ये 1 सेकंड पहले तक दुनिया में कहीं भी मौजूद ही नहीं थे। इस नए बने पैसे को इतिहास में फाउंटेन पेन मनी कहा जाता था, क्योंकि जैसे ही बैंक मैनेजर अपने पेन से लोन के कागज पर साइन करता था, पैसा हवा में से पैदा हो जाता था। आज के इस डिजिटल जमाने में ये काम कंप्यूटर के कीबोर्ड से होता है। बैंक ने बस सिस्टम में कुछ नंबर्स टाइप किए और लीजिए, नया डिजिटल पैसा तुरंत सिस्टम में आ गया। अगर इसको थोड़ा अकाउंटिंग की भाषा में समझें तो बैंक के लिए ये जो लोन है वो एक एसेट यानी संपत्ति बन जाता है, क्योंकि बैंक को इस पे ब्याज मिलेगा। लेकिन जो नया पैसा बैंक ने कस्टमर के अकाउंट में डाला वो बैंक की एक लायबिलिटी या देनदारी है। कस्टमर उस पैसे को कभी भी निकाल सकता है। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों एक ही वक्त पे पैदा हो गए और बैलेंस शीट एकदम मैच कर गई। मॉडर्न मनी थ्योरी भी यही कहती है। सभी बैंक डिपॉजिट बैंक के की स्ट्रोक से आए हैं, जो तब बने जब बैंकों ने कर्जदारों के वादे स्वीकार किए। मतलब ये जो नया पैसा बना है ये असर में किसी के वादे पर टिका है। किसी ने फ्यूचर में लोन चुकाने का वादा किया और उस वादे के बदले सिस्टम में नया पैसा आ गया। तो नया पैसा बन गया। अब आगे क्या? अब जिसने लोन लिया है वो इस पैसे को खर्च करेगा, वो घर खरीदेगा, तो वो पैसा घर बेचने वाले के अकाउंट में चला जाएगा। मशहूर इन्वेस्टर रे डालियो के सिद्धांतों के अनुसार खर्च करने से ही अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि एक इंसान का खर्च किसी दूसरे इंसान की आमदनी बन जाता है। इस तरह ये नया पैसा पूरे सिस्टम में अलग अलग अकाउंट्स में घूमने लगता है। लेकिन अब एक ट्विस्ट है। अगर लोन लेने से नया पैसा बनता है तो जब लोन वापस चुकाया जाता है तब क्या होता है? इसे एक बाथटब की तरह समझिए। जब नल चालू करते हैं तो पानी भरता है, यानी लोन लिया तो नया पैसा आया। लेकिन जब लोन का मूलधन वापस चुकाया जाता है तो वो पैसा बैंक के किसी खजाने में जाकर जमा नहीं होता। इसके बजाय वो पैसा नष्ट हो जाता है। ये बाथटब का प्लग निकालकर पानी बाहर निकाल देने जैसा है। जैसे लोन लेना पैसा बनाता है, वैसे ही लोन चुकाना उस पैसे को सिस्टम से मिटा देता है। यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। अगर कमर्शियल बैंक सिर्फ कंप्यूटर पर कुछ नंबर्स टाइप करके पैसा बना सकते हैं तो वो अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं बना लेते? वो लगातार पैसा बनाकर असीमित संपत्ति क्यों नहीं खड़ी कर लेते? रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। इन पर बहुत सख्त पाबंदियां होती हैं। सबसे बड़ा डर होता है डिफॉल्ट का रिस्क। अगर बैंक ने बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को पैसा बांट दिया जो उसे वापस ही नहीं कर सकते, तो बैंक का इतना नुकसान होगा कि वो खुद ही दिवालिया हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट की प्रतिस्पर्धा और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी उन्हें अपनी लिमिट में रखती हैं। और यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे रेगुलेटर्स काम आते हैं। उनके पास कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR जैसे बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं।
ये एक कानूनी नियम है कि बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास कैश के रूप में सुरक्षित रखना ही होगा। ये सारे नियम सुनिश्चित करते हैं कि बैंक अपनी हैसियत से ज्यादा क्रेडिट ना बांटें। अब अगर हम जूम आउट करके ग्लोबल लेवल पर पूरे सिस्टम को देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। हमारी दुनिया की मुद्रा आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वही 97% वाला हिस्सा, कमर्शियल बैंकों के लोन देने की प्रक्रिया से बनता और मैनेज होता है, जबकि जो सेंट्रल बैंक हैं वो सिर्फ वो छोटा सा 3% फिजिकल कैश जारी करते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकलता है? वो ये है कि आज के आधुनिक आर्थिक ढांचे में पैसा और कर्ज यानी मनी और डेट दोनों आपस में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक लोग, बिजनेस और सरकारें लोन लेते रहेंगे, अर्थव्यवस्था में नया पैसा आता रहेगा और सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले मोड़ पर छोड़ देती है। जैसा कि हमने देखा, पैसा मूल रूप से एक कर्ज ही है। तो जरा सोचिए, उस स्थिति में क्या होगा जब सिस्टम में बहुत अधिक कर्ज जमा हो जाएगा, जब लोग नया लोन लेना बंद कर देंगे और केवल पुराना कर्ज चुकाने लगेंगे। हमने अभी जाना था कि लोन चुकाने से पैसा मिट जाता है। ऐसे में सिस्टम से पैसे का अचानक गायब होना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था की एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।